एक आईएफएस ऑफिसर, एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और अब पार्लियामेंट में भी। इसलिए इंडिया किसी के फेवर में नहीं है बल्कि पीस को सपोर्ट कर रहा है। ये था डिप्लोमेटिक बैलेंस, ऐसा बैलेंसिंग एक्ट जो बहुत कम कंट्रीज कर सकते हैं, लेकिन जयशंकर ने मास्टरफुली किया। अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, हर रीजन में जयशंकर ने इंडिया की प्रेजेंस को मजबूत किया। ये वो आदमी है जो वेस्टर्न कंट्रीज के सामने ओपनली इंडिया की बात कहते हैं। इंडिया को ना तो किसी को ब्लेम करना चाहिए और ना ही किसी का फॉलोअर बनना चाहिए। इंडिया को अपना इंडिपेंडेंट पाथ बनाना चाहिए और यही जयशंकर लगातार करते आ रहे हैं। 9 जनवरी 1955 को न्यू दिल्ली में एक बच्चे का जन्म हुआ जो आने वाले दशकों में इंडियाज फॉरेन पॉलिसी को अपने हाथों में लेने वाला था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बच्चे के जन्म की नहीं है, ये पूरे पॉलिटिकल फैमिली लेगेसी की कहानी है जहां पावर और प्रिंसिपल्स के बीच टकराव हमेशा रहा है। जब सुब्रमण्यम जयशंकर पैदा हुए तो ये एक ऐसे घर में आए जहां हर डाइनिंग टेबल कन्वर्सेशन में नेशन और नेशनल सिक्योरिटी की बात होती थी। इनके फादर के सुब्रमण्यम इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल स्ट्रेटेजिक थिंकर्स में से एक थे, एक आईएएस ऑफिसर जिन्होंने न सिर्फ इंडियन गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस किया बल्कि देश की न्यूक्लियर पॉलिसी को शेप करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। के सुब्रमण्यम की कहानी अपने आप में ट्रेजेडी और कॉरेज का एक पावरफुल मिक्स है। 1929 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्मे सुब्रमण्यम उस दौर के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में गिने जाते थे। जब इंडिया अभी भी ब्रिटिश रूल के अंडर था तब इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की और फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक हासिल की। लेकिन जहां ज़्यादातर लोग सिर्फ एक सक्सेसफुल करियर देख रहे थे, वही सुब्रमण्यम को नेशन की डीप सिक्योरिटी चैलेंज साफ दिखाई दे रहे थे। ये उन रेयर लोगों में से थे जो इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनते देखना चाहते थे, लेकिन न तो डेंजरस तरीके से और ना ही लापरवाही से। इनका मानना था कि इंडिया को अपने डिफेंस स्ट्रक्चर को पूरी तरह सेल्फ रिलायंट बनाना होगा। लेकिन पावर पॉलिटिक्स में अक्सर वही लोग सफर करते हैं जो अपने आइडियाज और प्रिंसिपल पर मजबूती से खड़े रहते हैं। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के दौरान के सुब्रमण्यम को इनके पोस्ट से हटा दिया गया। उस समय ये इंडिया के यंगेस्ट सेक्रेटरी थे और डिफेंस मैटर पर सबसे नॉलेजेबल ऑफिसर माने जाते थे। लेकिन इनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर ही इनके लिए डेंजरस साबित हुई, क्योंकि एक सेक्रेटरी को ये समझना चाहिए कि सत्ता के कमरे में क्या कहना चाहिए क्या नहीं। लेकिन सुब्रमण्यम ने हमेशा सच बोला। 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा पावर में लौटी तो के सुब्रमण्यम उन पहले सेक्रेटरीज में से थे जिन्हें वो हटाना चाहती थी। इसी पेन को अपने फैमिली के अंदर देखकर सुब्रमण्यम जयशंकर बड़े हुए। बाद में एक इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा था कि इनके घर में सब जानते थे कि इनके फादर के साथ क्या हुआ था। राजीव गांधी की गवर्नमेंट के दौरान भी के सुब्रमण्यम को साइडलाइन किया गया। एक यंगर ऑफिसर को इनके ऊपर पोस्ट दे दी गई, जबकि सुब्रमण्यम ज़्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस थे। उस वक्त पूरे फैमिली को यह साफ समझ आ गया था कि अगर आप सच का रास्ता चुनते हो तो आपको पावर की बैकलिस झेलनी पड़ती है। लेकिन इसी पेन ने यंग जयशंकर को एक न्यू रिजॉल्व दिया कि ये अपने फादर से बेटर बनेंगे, ये पावर सिस्टम को समझ कर चलेंगे और न सिर्फ फॉरेन सर्विस की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे बल्कि टॉप तक पहुंचेंगे। इसके अलावा जयशंकर के स्कूल एजुकेशन दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल से शुरू हुई और फिर बेंगलुरु के मिलिट्री स्कूल तक पहुंची। लेकिन इनकी रियल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग हुई सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां इन्होंने केमिस्ट्री में बैचलर्स डिग्री हासिल की। सेंट स्टीफन सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ये इंडिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स और अलग अलग कल्चर्स का पावरफुल मिक्स है। यहाँ हर स्टूडेंट को लगता है कि वो किसी बड़े पर्पस के लिए आया है और इसमें जयशंकर भी थे और यहीं से ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। फिर बाद में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में आगे की पढ़ाई की, जहाँ इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में MA किया और इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD किया। और इसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में एक दिन जयशंकर की मुलाकात एक ब्रिलियंट यंग वुमेन से हुई। इनका नाम था शोभा। दोनों को लगा कि ये लव है, कोई कंफ्यूजन नहीं बल्कि रियल एंड जेन्युइन लव। लेकिन लाइफ हमेशा लव स्टोरीज को हैप्पी एंडिंग नहीं देता। शोभा जितना समय दे सकी उतना जयशंकर के साथ रही, लेकिन कैंसर की क्रूअल रियलिटी ने शोभा को जयशंकर जी से छीन लिया। ये वो पेन था जिसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल था। जयशंकर की लाइफ में पहली बार इन्हें एहसास हुआ कि दुनिया की सारी सक्सेस, सारी अचीवमेंट्स किसी अपने को बचाने के लिए इनफ नहीं होती। लेकिन लाइफ का एक हार्श ट्रूथ ये भी है कि ग्रेटनेस अक्सर पेन से ही पैदा होती है। शोभा की मेमोरी ने जयशंकर को तोड़ा नहीं बल्कि इन्हें इवन स्ट्रॉन्गर बना दिया। लेकिन इनकी रियल जर्नी अभी शुरू ही होनी थी। 1977 में जब जयशंकर ने इंडियन फॉरेन सर्विस IFS ज्वाइन की, तब इंडिया एक ऐसे फेज में था जहां उसकी डायरेक्शन बदल रही थी, दुनिया तेजी से पोलराइज्ड हो रही थी और इंडिया को अपने लिए एक इंडिपेंडेंट रास्ता ढूंढना था। अपने पहले 2 डिकेड्स में जयशंकर को मॉस्को, वाशिंगटन, कोलंबो, बुडापेस्ट और टोक्यो जैसे सिटीज में काम करने का मौका मिला। ये सिर्फ एम्बेसीज नहीं थी, ये इनकी डिप्लोमेटिक थिंकिंग की लैबोरेटरीज थी। फिर 1991 में जयशंकर प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा के प्रेस सेक्रेटरी भी बने। तब तक जयशंकर ये समझ चुके थे कि अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को राइट वे में एडवाइस दी जाए तो फॉरेन पॉलिसी का एक नया चैप्टर लिखा जा सकता है।
1996 से 2000 तक ये जापान में इंडियन एम्बेसी में डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन के रूप में काम कर रहे थे और यहीं टोक्यो की सड़कों पर इंडियन एम्बेसी की दीवारों के भीतर इनकी लाइफ का सेकंड चैप्टर शुरू हुआ। क्योको सुमिकावा एक जापानीज वुमन थी, वेल एजुकेटेड, इमोशनली मैच्योर और इंडियन कल्चर से बाहर होने के बावजूद उसे जुड़ने के लिए रेडी थी। दोनों का मिलना शायद जस्ट कोइंसिडेंस नहीं था, दोनों का बर्थडे भी 9 जनवरी को ही आता है। एक ही दिन जयशंकर को लगा कि सुबह की मेमोरी ने जो पेन छोड़ा था शायद क्योको की स्माइल उसे थोड़ा हील कर सकती है और क्योको को लगा कि वो इंडिया को ट्रूली अंडरस्टैंड करना चाहती है और अगर इंडिया को समझना है तो एक इंडियन डिप्लोमेट से बेहतर गाइड कौन हो सकता है, जिसके कारण दोनों ने शादी कर ली। क्योको ने हिंदू रिलीजन अपनाया, इंडियन कल्चर को एम्ब्रेस किया और जयशंकर के साथ उनके डिप्लोमेटिक करियर को बेहद सेंसिटिविटी और बैलेंस के साथ संभाला। बाद में इनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे, एक ध्रुव और अर्जुन और एक बेटी मेधा, और इस तरह जयशंकर जी का फैमिली कंप्लीट हो गया। मेधा आज लॉस एंजलिस में रहती है और ये एक अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर, एंटरप्रेन्योर और मीडिया कंसल्टेंट है और बीबीसी जैसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर चुकी है। क्योको सिर्फ एक वाइफ नहीं थी बल्कि जयशंकर के करियर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी बन गई। कई मौकों पर जब जयशंकर किसी कंट्री में इंडियन एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे थे तब क्योको ने फॉरेन डिप्लोमेट के वाइफ्स को इंडियन आर्ट, इंडियन फूड और इंडियन वे ऑफ थिंकिंग से परिचित कराया। जयशंकर की सक्सेस में क्योको की रोल कितनी क्रूशियल थी इसे वर्ड्स में फुली एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब तक जयशंकर के सामने इनकी सबसे बड़ी चैलेंज आ चुकी थी। वो टाइम जब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच खड़ी पुरानी दीवार को तोड़ने की बात हो रही थी। अर्ली 2000 में जब जयशंकर चेक रिपब्लिक में इंडियन एम्बेसडर के रूप में पोस्टेड थे तब इन्होंने डिप्लोमेसी का एक वेरी डिफरेंट स्टाइल दिखाया, लेकिन इनकी रियल टेस्ट अब यानी बाकी थी क्योंकि 2004 में दिल्ली लौटते ही जयशंकर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया गया। ये वही टाइम था जब इंडिया एक ऐसा सपना दिख रहा था जो लगभग 3 डिकेड से मिसिंग था, यूनाइटेड स्टेट के साथ न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन। 1974 में इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया पर न्यूक्लियर ट्रेड बैन लगा दिया था। ये बैन सिर्फ इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो नहीं कर रहा था बल्कि उसकी एनर्जी इंडिपेंडेंस के रास्ते में भी एक मेजर ऑब्स्टेकल यानी रुकावट बन गया था। लेकिन ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक इमोशनल और पॉलिटिकल चैलेंज भी थी। इंडिया के क्रिटिक्स को ये कन्विंस करना जरूरी था कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। दुनिया को ये बताना था कि न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के हाथ में होना ग्लोबल सेफ्टी के लिए सेफ है और ऐसा डेलिकेट टास्क वही लोग कर सकते थे जो फॉरेन पॉलिसी के फाइनेस्ट आर्टिस्ट होते हैं। फिर 2005 में जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट की तो पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई, लेकिन जयशंकर जानते थे कि ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं थी, ये इंडियाज फ्यूचर की डिक्लेरेशन थी। इस डील को रियलिटी बनने से पहले लगभग 3 इयर्स का कंटिन्यूअस कैंपेन चला। सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स को फाइनल करना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सेटिस्फाई करना और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी को कन्विंस करना, हर स्टेप पर जयशंकर की स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस क्लियरली दिखाई दे रही थी। इन्होंने सिर्फ अमेरिकन को ही ये नहीं समझाया कि इंडिया ट्रस्टवर्थी है बल्कि अपने ही देश के पॉलिसी मेकर्स को भी कन्विंस किया कि ये डील इंडियाज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है। 2007 में जयशंकर को सिंगापुर भेजा गया जहां ये इंडिया के हाई कमिश्नर बने। सिंगापुर जैसे फास्ट पेस्ड और हाई एनर्जी मार्केट जहां हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए एग्रेसिवली काम कर रही होती है, वहां जयशंकर ने इंडिया को एक रिलायबल एंड ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में स्टेबलाइज किया। ये सिर्फ इंडिया के इंटरेस्ट तक लिमिटेड नहीं रहे, इन्होंने सिंगापुर और पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंडिया के रिलेशन को डीपर और स्ट्रॉन्गर बनाया। लेकिन 2009 में जयशंकर की बड़ी टेस्ट सामने आई, इन्हें चाइना भेजा गया इंडिया के एम्बेसडर के रूप में। चाइना वो कंट्री जहां इंडिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल रिवाइवल था। चाइना जहां 1962 में इंडिया को ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था, यानी इंडिया का अपमान किया गया। चाइना जहां हर बॉर्डर पर टेंशन थी और वहीं जयशंकर को इंडिया के सबसे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को संभालना था। 4 साल 2009 से 2013 तक जयशंकर चाइना में रहे। ये 4 साल हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर साबित हुए। इन्होंने चाइना के साथ कंसिस्टेंट डायलॉग की एक ट्रेडिशन स्टेबलाइज की। 2012 में जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा बताते हुए पासपोर्ट जारी किए तो जयशंकर ने तुरंत इंडियन एम्बेसी की तरफ से मैचिंग पासपोर्ट जारी किए जिनमें चाइना के क्लेम्ड एरियाज को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया। ये था डिप्लोमेटिक अकाउंटेबिलिटी, ना एग्रेसिव ना वीक, बस एग्जैक्टली राइट। 2013 में जयशंकर को यूनाइटेड स्टेट बुलाया गया। अब ये इंडिया के एम्बेसडर बनने वाले थे सबसे पावरफुल कंट्री में। ये वही पोजीशन थी जहां इंडिया को वर्ल्ड्स मेजर पावर्स के बीच अपनी जगह बनानी थी। वॉशिंगटन में जयशंकर ने सिर्फ इंडिया यूएस रिलेशंस को मजबूत नहीं किया बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2014 के फर्स्ट यूएस विजिट को भी सक्सेसफुली मैनेज किया। ये विजिट इंडियन पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
2015 में जयशंकर को इंडिया का सबसे बड़ा पोस्ट फॉरेन सेक्रेटरी मिला। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का टॉप ब्यूरोक्रेट होने का पोस्ट था। ये वही पोजीशन थी जिससे इनके फादर के सुब्रमण्यम को हटाया गया था। अब ये पोस्ट जयशंकर के हाथों में था और ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि वो था जो इनके फादर नहीं बन पाए और ये बनने जा रहे थे। ये था फैमिली हॉनर का एक हिस्टोरिक मोमेंट। 2015 से 2018 तक 3 साल जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह बदल देंगे। और हुआ यही, जनवरी 2015 का समय था जब भारत एक नई गवर्नमेंट के साथ अपनी नई दिशा तलाश रहा था। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट अभी अभी पावर में आई थी और ये जानते थे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एक नए सिरे से डिफाइन करने की जरूरत है। मोदी एक ऐसे आदमी की तलाश में थे जो न केवल फॉरेन पॉलिसी को समझे बल्कि उसे एक नई डायरेक्शन दे सके, उसे मजबूत बनाए और भारत को दुनिया की बड़ी पावर्स के बीच अपनी सही जगह दिला सके। और तभी इनकी नज़र सुब्रमण्यम जयशंकर पर पड़ी। 2013 में जब जयशंकर अमेरिका के एम्बेसडर थे तब नरेंद्र मोदी को इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस हुआ था। इन्होंने जयशंकर की इंटेलिजेंस को समझा था। तो जब फॉरेन सेक्रेटरी का पोस्ट खाली हुआ तो मोदी ने जयशंकर को ही चुना। यह सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, ये एक क्लियर सिग्नल ऑफ चेंज था। जयशंकर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के टॉप पोजीशन पर बैठने का मतलब था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब एक नई दिशा लेने वाली है। फॉरेन सेक्रेटरी सिंपल लैंग्वेज में कहे तो वो पर्सन होता है जो इंडिया के एंटायर फॉरेन पॉलिसी सिस्टम को चलाता है। सभी एम्बेसडर, सभी फॉरेन मिशंस और प्रत्येक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव सब कुछ इसी ऑफिस के अंडर आता है। और यही वो पोजीशन थी जो जयशंकर के फादर को कभी नहीं दी गई थी। वो पोस्ट जिससे उन्हें हटा दिया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही ज़्यादा हॉनेस्ट थे। अब वही पोस्ट जयशंकर के हाथों में थी, लेकिन जयशंकर जानते थे कि ये डेस्टिनी नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2015 से 18 के बीच के 3 सालों में जयशंकर ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया। सबसे पहली बात जो इन्होंने समझी वो ये थी कि 21st सेंचुरी की दुनिया पुरानी दुनिया नहीं रही। दुनिया अब स्ट्रिक्टली पोलराइज नहीं है। अब हर कंट्री को अपना इंडिपेंडेंट पाथ बनाना होगा। इंडिया को ना तो अमेरिका के पीछे चलना था और ना ही रशिया का फॉलोअर बनना था। इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने बल पर खड़े होकर सभी देशों के साथ बैलेंस्ड रिलेशन बनाने थी। यही था जयशंकर का विजन। 2015 में जब जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी बनी तब इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज को लेकर कई लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम थी। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट था, म्यांमार से रेफ्यूजी इशू था और चाइना के साथ टेंशन लगातार बढ़ रही थी। लेकिन जयशंकर ने हर प्रॉब्लम को क्लेमली, स्मार्टली और स्टेप बाय स्टेप हैंडल किया। बांग्लादेश के साथ हिस्टोरिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करना इनका सबसे बड़ा अर्ली चैलेंज था। ये ऐसा इशू था जिसे डिकेड से रिजॉल्व नहीं किया जा सकता था। इस एग्रीमेंट से दोनों कंट्रीज के बीच थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड डिस्प्यूट सॉल्व हुए, लेकिन ये प्रोसेस इजी नहीं था। बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोगों को कन्वेंस करना, रीलोकेशन का पेन झेलना, ये सब अनअवॉइडेबल था। लेकिन जयशंकर जानते थे कि ये सैक्रिफाइस लंबे समय तक के शांति के लिए और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। लेकिन अब तक की सारी चुनौतियों से भी बड़ी टेस्ट अब आनी बाकी थी, क्योंकि 16 जून 2017 को चाइना ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इंडिया और साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। चाइनीज सोल्जर्स, बुलडोजर्स और रोड कंस्ट्रक्शन मशीन्स ने डोकलाम रीजन में एक रोड बनाना शुरू कर दिया। डोकलाम वो एरिया है जहाँ इंडिया, चाइना और भूटान की बॉर्डर्स मिलती है। तो ये सिर्फ एक रोड नहीं थी, ये चाइना की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी। अगर ये रोड बन जाती तो इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सीरियस डेंजर हो जाता। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वही नैरो लैंड स्ट्रिप है जो असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसलिए ये मूवमेंट इंडिया के लिए सिर्फ डिप्लोमेटिक इशू नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक इमरजेंसी था। लेकिन जयशंकर के लिए ये वही मोमेंट था जहाँ थ्योरी की किताबें खत्म हुई और असली दुनिया शुरू हुआ। इन्होंने तुरंत इंडियन आर्मी को सिग्नल दिया, डोकलाम में भारतीय सैनिक भेजो। और 18 जून 2017 को लगभग 270 इंडियन सोल्जर्स, 2 बुलडोजर्स और वेपन्स के साथ सिक्किम से डोकलाम की ओर रवाना हुए। ये सीधे चाइनीज ट्रूप्स के सामने जाकर खड़े हो गए। दोनों आर्मीज फेस टू फेस थी और यहीं से शुरू हुआ जयशंकर की स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस का असली गेम। हुआ क्या, 73 डेज यानी 3 महीने से कम ये वो फेज था जब इंडिया चाइना टेंशन अपने पीक पर पहुंच गई। मीडिया लगातार शोर कर रहा था, पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अब वॉर होगी। लेकिन जयशंकर ने जो किया वो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी का मास्टर क्लास था। इन्होंने कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, यानी चाइना के साथ बैक चैनल और क्विट नेगोशिएशन लगातार चलती रही। लेकिन ग्राउंड पर इंडियन सोल्जर्स फार्म और अनमूव्ड खड़े रहे। ये था डिप्लोमेसी और स्ट्रेंथ का परफेक्ट बैलेंस, ना वीकनेस ना एग्रेशन, बस कैलकुलेटेड पावर। क्योंकि जयशंकर जानते थे कि चाइना भी वॉर नहीं चाहता, चाइना को भी अपनी ग्लोबल इमेज की चिंता है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड ट्रेड और इकोनॉमी रिलेशंस में हर जगह चाइना को इंडिया की जरूरत है। इसलिए जयशंकर ने चाइना को एक फेस सेविंग एग्जिट दे दिया। 28 अगस्त 2017 को दोनों कंट्रीज ने अनाउंस किया कि उन्होंने डोकलाम से अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लिया। सरफेस पर देखने पर ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
सिचुएशन अनचेंज रही, लेकिन रियलिटी में जयशंकर ने एक वेरी क्लियर मैसेज डिलीवर किया था, अगर तुम सिचुएशन को बदलने की कोशिश करोगे तो भारत तुम्हें रोक देगा। और ये मैसेज सिर्फ चाइना तक नहीं बल्कि पूरे एशिया तक पहुंच गया। मतलब डोकलाम क्राइसिस के दौरान जयशंकर की रोल देखकर दुनिया को ये साफ समझ आ गया कि इंडिया के पास अब सिर्फ डिप्लोमेटिक वर्ड्स नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ भी है। वो व्यक्ति जिसने 4 साल चाइना में एम्बेसडर के तौर पर काम किया था, वो चाइनीज माइंडसेट को डीपली समझता था। उसे पता था कि चाइना किससे डरता है और किस चीज का रिस्पेक्ट करता है, और यही अंडरस्टैंडिंग, यही नॉलेज जयशंकर का रियल वेपन बन गया। लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में जयशंकर का रोल सिर्फ चाइना तक लिमिटेड नहीं था। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन को इंप्रूव करना भी इनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, हर कंट्री के साथ जयशंकर ने इंडिया के टाइज को स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश की। भूटान के साथ इंडिया का रिलेशन तो खास तौर पर वेरी स्पेशल है, क्योंकि डोकलाम क्राइसिस के दौरान भूटान इंडिया का की पार्टनर था। इसी पीरियड में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी जयशंकर ने इंडिया की वॉइस को लाउडर किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप के इशू पर जयशंकर ने एक कंसिस्टेंट कैंपेन चलाया। इनका आर्गुमेंट क्लियर था, यूनाइटेड नेशन की स्ट्रक्चर 1945 की वर्ल्ड रियलिटी पर बेस्ड है, जब ग्लोबल पॉपुलेशन और पावर बैलेंस बिल्कुल अलग थे। लेकिन आज इंडिया वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। तो फिर सवाल ये था, ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में इंडिया की वॉइस को इग्नोर क्यों किया जा रहा है। 2018 में जब जयशंकर का फॉरेन सेक्रेटरी टेन्योर खत्म होने वाला था, तब तक इंडियाज फॉरेन पॉलिसी लैंडस्केप कंप्लीटली चेंज हो चुका था। यूनाइटेड स्टेट के साथ डिफेंस कोऑपरेशन सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका था, रसिया के साथ रिलेशन इंटैक्ट रहे थे, चाइना के साथ टेंशन को अंडर कंट्रोल रखा गया था, और साउथ एशिया में इंडिया की डोमिनेंस पहले से ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। लेकिन तभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड था। हुआ क्या कि मई 2019 में जब मोदी गवर्नमेंट दूसरी बार पावर में आई, तो हर कोई ये गेस कर रहा था कि नेक्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन होगा। कुछ लोगों को लगा कि कोई करियर पॉलिटिशियन आएगा, कुछ को लगा कि कोई वुमेन लीडर आएगी, क्योंकि पहली मोदी गवर्नमेंट में सुषमा स्वराज थी। लेकिन 30 मई 2019 को मोदी ने एक बोल्ड एंड अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन लिया। इन्होंने अपने फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी सुब्रमण्यम जयशंकर को ही इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। ये डिसीजन सिर्फ सरप्राइजिंग नहीं था, ये क्लियर मैसेज था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब एक्सपीरियंस, स्ट्रेटजी और एक्सक्यूशन के हाथों में दी जा रही है। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, ये इंडिया की पॉलिटिकल ट्रेडिशन को ब्रेक करना था। इंडिया में इससे पहले कभी कोई रिटायर्ड IFS ऑफिसर सीधे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं बना था। ये पोस्ट हमेशा करियर पॉलिटिशियंस के लिए रिजर्व रही थी। लेकिन मोदी का मैसेज क्लियर था, नहीं, ये इस मोमेंट पर इंडिया को एक प्रोफेशनल चाहिए, इंडिया को एक ऐसा पर्सन चाहिए जो फॉरेन पॉलिसी को गहराई से समझता हो, और वो थे S जयशंकर। मतलब इंडिया को जयशंकर चाहिए, और हुआ यही। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनते ही जयशंकर को 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। पहली, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी को मोर कॉन्फिडेंट और असर्टिव बनाना। दूसरी, इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर ज़्यादा विजिबल बनाना। तीसरी, इंडिया की सिविलाइजेशन आइडेंटिटी को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना। और जयशंकर ने ये तीनों टास्क को स्मार्टली, स्ट्रेटेजिकली और इफेक्टिवली एक्सिक्यूट किया। साथ ही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनते ही जयशंकर को अपनी फर्स्ट मेजर टेस्ट का सामना करना पड़ा। कोविड-19 पैंडेमिक, दुनिया पूरी तरह तबाह हो रही थी, हर कंट्री अपने सिटीजन्स को बचाने में बिजी थे। लेकिन जयशंकर ने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिजाइन की जो वैक्सीन मैत्री के नाम से जानी गई। इंडिया, जिसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, उसने अपनी वैक्सीन को नेबरिंग कंट्रीज, अफ्रीकन नेशंस और पूरी डेवलपिंग वर्ल्ड को डोनेट और सप्लाई किया। ये सिर्फ चैरिटी नहीं थी, ये पॉलिटिक्स थी, स्मार्ट पॉलिटिक्स। जयशंकर जानते थे कि क्राइसिस के समय दी गई हेल्प फ्यूचर रिलेशनशिप बनाती है। इंडिया ने नेपाल को वैक्सीन दी, भूटान को दी, मालदीव को दी, अफ्रीका के 54 कंट्रीज को इंडिया ने लगभग 10 मिलियन वैक्सीन डोज सप्लाई की। ये एक ऐसा मूव था जिससे इंडिया को सिर्फ पॉलिटिकल एडवांटेज ही नहीं मिला, बल्कि ह्यूज सॉफ्ट पावर भी मिली। दुनिया ने ये क्लियरली समझ लिया कि इंडिया सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि इंडिया ह्यूमैनिटी के बारे में सोचता है। लेकिन जयशंकर के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में सबसे बड़ा योगदान था अफ्रीका के साथ इंडिया के रिलेशंस को मजबूत करना। जयशंकर हमेशा कहते हैं कि अगर आप ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो अफ्रीका उसका कोर हिस्सा है। इंडिया ने अफ्रीका में अपने डिप्लोमेटिक मिशंस की संख्या 46 तक बढ़ा दी। इंडिया ने अफ्रीका में बिलियंस ऑफ डॉलर का डेवलपमेंट असिस्टेंट दिया। लेकिन ये सब करते हुए जयशंकर एक बात कभी नहीं भूलते कि ये सब चैरिटी नहीं है, बल्कि पार्टनरशिप है। जयशंकर कहता है कि इंडिया और अफ्रीका दोनों ने कॉलोनियलिज्म का दर्द झेला है, दोनों को वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ इक्वलिटी और रिस्पेक्ट के लिए लड़ना पड़ा है, तो क्यों ना ये दोनों मिलकर एक नई ग्लोबल ऑर्डर बनाए। यही है जयशंकर की विजन और सोच। इसके बाद 2021 में जब जयशंकर को इंडिया के पार्लियामेंट में राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, तो एक बार फिर सब सरप्राइज्ड हो गए। एक IFS ऑफिसर, एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और अब पार्लियामेंट में भी
लेकिन ये सब मोदी की स्ट्रेटजी का हिस्सा था। जयशंकर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां ये सीधे इंडियन सिटीजन्स को एड्रेस कर सके और जहां ये अपनी फॉरेन पॉलिसी विजन के बारे में बता सके। इसके अलावा 2020 में जयशंकर ने अपनी पहली किताब पब्लिश की, द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये किताब इनके वेरियस स्पीचेस का कंपाइलेशन थी, लेकिन ये साथ ही एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी थी। ये किताब में जयशंकर ने लिखा कि इंडिया को दुनिया के साथ किस तरह के रिलेशंस रखने चाहिए। आप किताब के अंदर पढ़ सकते हैं। अब देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनने के बाद जयशंकर की स्पीकिंग स्टाइल बहुत शार्प और कॉन्फिडेंट हो गई। ये अब मीडिया, यूनिवर्सिटीज और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खुलकर बोलने लगी। जब यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिया की पॉलिसी पर सवाल उठाए तो जयशंकर ने डायरेक्ट जवाब दिया। जब वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया पर दबाव डालने की कोशिश की तो जयशंकर ने इंडिया की सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस की बात साफ कही। ये थी एक न्यू लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी, ऐसी भाषा जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में पहले कभी नहीं देखी गई थी। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जयशंकर का रोल भी बेहद इंपॉर्टेंट था। जब पूरी दुनिया रसिया के खिलाफ थी, इंडिया ने साफ कहा हम न्यूट्रल है लेकिन शांति के लिए कमिटेड है। जयशंकर ने हर कंट्री को एक्सप्लेन किया कि इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। इंडिया को 60 सालों की रसिया फ्रेंडशिप की जरूरत है। इंडिया को अमेरिका के साथ नई पार्टनरशिप की जरूरत है। इसलिए इंडिया किसी के फेवर में नहीं है बल्कि पीस को सपोर्ट कर रहा है। ये था डिप्लोमेटिक बैलेंस, ऐसा बैलेंसिंग एक्ट जो बहुत कम कंट्रीज कर सकते हैं, लेकिन जयशंकर ने मास्टरफुली किया। अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, हर रीजन में जयशंकर ने इंडिया की प्रेजेंस को मजबूत किया। जब मोदी 2023 में अफ्रीका गए, ये उनका पहला ऑफिशियल विजिट था। जब इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली तो जयशंकर ने इंश्योर किया कि ग्लोबल साउथ की वॉइस क्लियरली सुनी जाए। इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का फुल मेंबर बनवाया और 2023 में जयशंकर ने फिर से एक किताब लिखी, वाई भारत मैटर्स। ये किताब इंडिया की सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी के बारे में थी। जयशंकर कहते हैं कि इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन है। और इन्होंने भारत शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया इंडिया के बजाय, क्योंकि इंडिया एक कॉलोनियल नाम है जबकि भारत वो नाम है जो हमारी अपनी सिविलाइजेशन और हेरिटेज का सही प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यही हमें जयशंकर की थिंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू समझना चाहिए। ये सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बल्कि एक थिंकर भी है। इन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं बल्कि फिलोसफिकल लेवल पर भी रिडिफाइन किया है। जयशंकर कहते हैं कि इंडिया को अब लिबरल आइडियलिज्म की जरूरत नहीं है, जैसे नेहरू कहते थे। इंडिया को चाहिए प्रैग्मेटिक रियलिज्म, मतलब पहले इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो, फिर उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी और स्ट्रेटजी बनाओ। इसलिए इस नई सोच को कई लोगों ने जयशंकर डॉक्ट्राइन कहा है। इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक इंडिया को किसी भी ब्लॉक का परमानेंट हिस्सा नहीं बनना चाहिए और ना ही किसी कंट्री से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए। इंडिया को अपनानी चाहिए मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, मतलब हर इशू पर इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखो। कभी अफ्रीका के साथ काम करो, कभी अमेरिका के साथ काम करो, कभी रसिया, कभी अफ्रीका। ये है फार्म, फ्लेक्सिबल और सेल्फ रिलायंट फॉरेन पॉलिसी, एक ऐसी विदेश नीति जो इंडिया को इंडिपेंडेंट और स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग बनाती है। अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में जयशंकर की सबसे बड़ी चिंता है इंडिया की परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC। जयशंकर हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, हर कंट्री और हर लीडर से यही कहता है इंडिया को UNSC में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। ये सिर्फ पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, ये मोरल क्लेम भी है। जयशंकर बताता है कि 1945 में जब UNSC बना तब एशिया की पॉपुलेशन दुनिया की 22% थी। आज ये बढ़कर 60% हो चुकी है और इंडिया अकेला 18% है। तो सवाल है इंडिया की वॉइस इंटरनेशनल डिसीजन में क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए। हर साल, हर महीने, हर हफ्ते जयशंकर इस सवाल को लेकर दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, इंडिया के फेवर में प्रेशर बिल्ड करते हैं। धीरे धीरे कई देशों ने इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। 2024 में जब यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर भारत आए तो उन्होंने खुलकर कहा इंडिया को UNSC की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। ये एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट था। जापान, जर्मनी, ब्राजील सभी इंडिया के साथ खड़े हैं। और अब 2024-5 में जयशंकर का रोल और भी ब्रॉड और इन्फ्लुएंशियल हो गई है। अब ये सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बल्कि इंडिया की नेशनल पॉलिसी के एक इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट भी है। ब्रिक्स में इंडिया की रोल को लेकर, क्वाड में इंडिया की एंगेजमेंट को लेकर, G20 में इंडिया की लीडरशिप को लेकर हर जगह जयशंकर की प्रेजेंस और गाइडेंस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जयशंकर की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्टाइल। ये वो आदमी है जो वेस्टर्न कंट्रीज के सामने ओपनली इंडिया की बात कहते हैं। जब यूरोपियन लीडर्स कहते हैं कि इंडिया को किस इशू पर ऐसा करना चाहिए तो जयशंकर सीधे कहते हैं नो, इंडिया विल एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन इंटरेस्ट। जब अमेरिका ने प्रेशर डाला तो जयशंकर ने साफ कहा इंडिया इज नॉट न्यूट्रल बट इंडिया विल नॉट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। ये रुख इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में शायद पहली बार दिखा है। मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में जयशंकर की सबसे बड़ी सीख ये है कि पॉलिटिक्स सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये एक आर्ट भी है। ये जानता है कि दुनिया की हर कंट्री की अपनी प्रॉब्लम और चैलेंज है। इंडिया को ना तो किसी को ब्लेम करना चाहिए और ना ही किसी का फॉलोअर बनना चाहिए। इंडिया को अपना इंडिपेंडेंट पाथ बनाना चाहिए और यही जयशंकर लगातार करते आ रहे हैं। अब इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।